3 बहुओं का 50 चूल्हे वाली रसोई। इन तीनों की कमाई से तो ठीक से घर का चूल्हा भी नहीं चलता। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अभी तो हम 5 ही हैं, लेकिन कल को जब तीनों की शादी होगी और घर में 3-3 बहुएं आएंगी तब क्या होगा? तब तो परिवार आगे बढ़ेगा ही। फिर इस घर का गुजारा कैसे चलेगा? क्यों चिंता करती हो भाग्यवान? हर कोई अपना नसीब लिख कर लाता है, और फिर अगर इनकी शादी समय से नहीं की तो कल को लड़की मिलना और मुश्किल हो जाएगा। एक तो वैसे ही गरीबी और ऊपर से इनकी बढ़ती उम्र के कारण लड़की भी नहीं मिलेगी। वैसे भी सभी लड़के अब 25 उम्र के ऊपर हो गए। शायद आप ठीक कहते हैं। घर में अगर बहुएं आ गई तो क्या पता घर में जिम्मेदारी बढ़ेगी तो घर के हालात और सुधर जाएंगे। सुषमा और मनमोहन अब गांव के पंडित से कहकर अपने तीनों बेटों की शादी की बात करते हैं। आप तो जानते हैं मनमोहन जी, आपके घर के हालात कैसे हैं, और आजकल लड़कियों के नखरे भी शादी ब्याह के लिए कितने ज्यादा हैं। उन्हें या तो लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए होता है या बड़े घर का। तो क्या गरीबों के बच्चों की शादी अब होगी ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन जी, लेकिन जैसे ही मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता आता है तो मैं आप लोगों को जरूर खबर करूंगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद दूसरे गांव से एक विधवा औरत अपनी 3 बेटियों के लिए रिश्ता देखने पंडित जी के पास आती है। पंडित जी, आप तो जानते ही हैं मेरे पति की मौत हो चुकी है और अब मुझे अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का कन्यादान करना है। इसलिए आप इनके लिए कोई ऐसा घर ढूंढिए जहाँ मुझे बिल्कुल भी दान दहेज ना देना पड़े और मुझ गरीब की लड़कियों से बिना दहेज लिए शादी के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा एक रिश्ता है मेरी नजर में लता बहन, लेकिन लड़के वाले भी गरीब घर से ही हैं। हाँ हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरी बेटियों का घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, फिर तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए। अब पंडित मनमोहन के घर जाकर ये बात उसे बताता है और फिर देखने दिखाने की रस्मों के बाद उनकी शादी पक्की हो जाती है और कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अपने ससुराल के हालात पता लग जाते हैं। उन तीनों के पति मजदूरी करते थे, लेकिन घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर एक दिन, अरे तुम तीनों दिन भर घर में बैठी रहती हो, कुछ कमाने का सोचो भी। माँ जी, काम तो हम भी करना चाहते हैं, पर काम मिले तब ना। काम ढूंढने से मिलता है बहुओं। खैर अब जाओ और जाकर घाट से पानी ले आओ। अब तीनों बहुएं एक साथ पानी लेने चली गई। अब अम्मा जी भी हमको बोल रही हैं काम करने के लिए। अब हम गांव में रहकर भला क्या ही काम करें बोलो? अरे तो अम्मा कौन सा गलत कह रही है, वो तो बस यही चाहती कि जब तक उनके हाथ पैर सही सलामत है वो घर संभाल लेंगी और तब तक हम कुछ काम करके थोड़ी कमाई कर ले ताकि घर में जो आर्थिक तंगी है वो खत्म हो जाए। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन आखिर हम काम क्या करें? बातें करते हुए सर पर मटका उठाए वो घर की तरफ लौट रही होती है। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, बारिश शुरू हो गई, अब क्या होगा? घर जाते जाते तो पूरी तरह भीग जाएगी। तभी चंदा की नजर एक पुरानी लेकिन बड़ी सी झोपड़ी पड़ जाती है। अरे वो देखो, वहाँ पर एक पुरानी झोपड़ी है। कुछ देर उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। अब वो जल्दी से उसके अंदर जाती है, जहाँ देखती है कि उस झोपड़ी में तो 50 चूल्हों वाली पुरानी रसोई है। एक झोपड़ी में 50 चूल्हे, ऐसा लगता है ये किसी की रसोई होगी जहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए खाना पकता होगा। अब शीतल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से बोली, सुनो, क्यों ना हम इस रसोई को ठीक करके खाना बनाने का काम शुरू करें? शीतल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माना कि हमारा ससुराल बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 लोगों के परिवार के लिए हमें 50 चूल्हे की रसोई की जरूरत पड़े। तू भी ना ढक्कन की ढक्कन ही रहेगी। तभी कहती हूँ कभी कभी अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करा कर। अरे वो ये कहना चाहती है कि क्यों ना हम इस 50 चूल्हे वाली रसोई का इस्तेमाल करके किसी काम को शुरू करें। ओह अच्छा, लेकिन किस काम में? अगर शादियों और दावतों के लिए हम खाना बनाए तो आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी खाना हम तीनों अच्छा खासा ही बना लेती है, तो मुझे लगता है कि हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है और वो तीनों घर चली जाती हैं, जहाँ जाने के बाद वो अपनी सास से उस 50 चूल्हे वाली रसोई के बारे में पूछती हैं। अरे वो तो एक परिवार की रसोई थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनका घर वहीं किनारे पर था। पहले तो वो सभी एक साथ मिलकर एक ही चूल्हे पर रसोई बनाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें आपसी विवाद शुरू हो गया और आखिर में सबने अपनी रसोई अलग कर ली। लेकिन उस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग का कहना था कि उस रसोई का बंटवारा नहीं होगा और एक ही रसोई में सबके चूल्हे होंगे। इसलिए उस दिन के बाद भले ही उन सबके चूल्हे अलग अलग हो गए, लेकिन रसोई उनकी एक ही रही। तो अब वो सब लोग कहाँ गए माँ जी?
धीरे धीरे उनके बच्चे शहरों में नौकरी करने लगे और फिर एक एक करके सब अलग अलग शहरों में ही शिफ्ट हो गए और उस दिन के बाद वो कभी इस गांव वापस नहीं आए। तब से वो 50 चूल्हों वाली रसोई वैसी की वैसी ही खंडहर पड़ी है। तो इसका मतलब हम उस रसोई का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अब तुम लोग उस रसोई में खाना पकाओगी? 4 दिन हुए नहीं तुम्हें आए हुए और तुम अभी से अलग होने की बात करने लगी। अरे नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। फिर वो अपनी सास को सारी बात बताती हैं। उनकी सास भी उसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन तीनों बहुएं मिलकर उस रसोई को साफ करना शुरू करती हैं। धूल मिट्टी टूटे चूल्हे सब कुछ ठीक करने में कुछ दिन लग गए। साथ ही उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन भी बनाकर तैयार कर लिए जिसमें वो खाना बना सके। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वो उनका मजाक भी उड़ाते। देखो देखो, ये तीनों 50 चूल्हे जलाएंगी। इनसे घर का चूल्हा तो ठीक से जलता नहीं, फिर भला 50 क्या जलाएंगी? वो लोगों की बातें एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन गांव में शादी थी। सरोज ने हिम्मत करके दुल्हन के पिता से बात की। काका, अगर आप चाहें तो हम आपकी बेटी की शादी का खाना बना सकते हैं, सस्ता और अच्छा। हाँ काका, आप एक बार भरोसा तो कीजिए, सच में हम आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। पहले तो काका थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, ठीक है, लेकिन अगर खाना खराब हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ काका, सब मंजूर है। ठीक है, तो जो भी सामान तुम्हें चाहिए वो सब लिस्ट बना कर दे दो। मैं लड़कों से कहकर सारा राशन रखवा दूंगा। और काका ने अगले ही दिन सारा राशन उनकी रसोई में पहुंचा दिया। अब जहाँ एक तरफ गांव में शादी ब्याह की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं खाना बनाने की तैयारी में सुबह से ही लग गई। सारे मसाले उन्होंने सिलबट्टे पर पीसे और अब एक साथ खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अब 50 चूल्हों में पहली बार आग जली। तीनों बहुएं अलग अलग काम संभाल रही थी। आज तो लग रहा है हम सच में बड़े होटल वाले बन गए। सच कहा, आज जितनी एक्साइटमेंट है ना, उतनी घबराहट भी हो रही है। पता नहीं सबको ये खाना पसंद आएगा भी या नहीं। तो चिंता मत कर, देखना ये खाना सबको पसंद आएगा। अब जल्दी काम करो वरना बारात आ जाएगी। फिर जब बारात आई और सबको खाना परोसा गया तो सब लोग खाने की तारीफ करने लगे। वाह, ऐसा स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं मिलता। अरे सच में मजा आ गया भाई। ये सब सुनकर काका बड़े खुश हुए। तुम तीनों ने कमाल कर दिया। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे, 30,000 रुपए। तीनों बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बड़ी खुश हुई। अब पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। अब हर शादी हर फंक्शन में उन्हें बुलाया जाने लगा। उनकी 50 चूल्हों वाली रसोई मशहूर हो गई। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वही अब उनकी तारीफ कर। कच्चे चूल्हे की रसोई। मोहिनी नंगे पांव झाड़ियों और पत्थरों के बीच से गुजर रही थी। उसके पैर लहूलुहान थे, लेकिन उन जख्मों से ज्यादा दर्द उसके सीने में था। वो बार बार अपने 5 महीने के उभरे हुए पेट पर हाथ रखती और सुबक सुबक कर रोने लगती। शहर की चकाचौंध में उसका पति शायद कहीं गायब हो गया था। किसी ने सोच भी नहीं पाया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ ने क्या तांडव मचाया होगा। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर मेरे पति शहर न गए होते तो मेरी सास के अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे इस तरह धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। उन्हें पता है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे अंदर एक जान पल रही है, फिर भी उन्हें तरस नहीं आया। अब मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? अगर मैं गांव छोड़कर मायके गई ना तो मेरी सास मोहन के कान में पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या उल्टा सीधा भरकर उसे भड़का देगी। वो तो यही कह देगी कि मैं खुद भाग गई। जब तक मोहन वापस नहीं आते मैं ये गाँव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मोहिनी ने हार नहीं मानी। वो हिम्मत जुटाकर गांव की गलियों में गई। उसने हर उस दरवाजे को खटखटाया जहां कभी वो शान से मेहमान बनकर जाती थी, लेकिन किसी ने उसे छत नहीं दी। सबने आंखें फेर ली, मानो से शरण देना पाप हो। वो थक कर जंगल के रास्ते निकल गई। चलते चलते उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई, जिसके बाहर एक मध्यम सा दिया जल रहा था। अंदर एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में बैठी आग सेक रही थी। कौन है रे तू, और क्या बात है? तुझे इतने अंधेरे घने जंगल में डर नहीं लगता है क्या? इतनी रात को जंगल के बीचों बीच क्या अफरा तफरी कर रही है तू? कल को किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो क्या होगा? देख, मैं तो लाचार हूँ। मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ तुझे उस जानवर से बचा भी नहीं पाएगी। अब तो अम्मा, मुझे जानवर से ज्यादा इंसानों से डर लगता है, जो इंसानी खाल के अंदर जानवर जैसे पेश आते हैं। जानवरों के पास तो फिर भी दिल होता है, पर उन लोगों के पास पत्थर है। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं गर्भवती हूँ अम्मा, मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा है। मेरे पति शहर काम करने गए हैं और पीछे से मुझ पर ये पहाड़ टूट पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया तो शायद ये रात मेरे जीवन की आखिरी रात होगी।
देख लड़की, बड़ी जालिम है ये दुनिया। मैं तुझे अगर अपने पास रख भी लेती हूँ तो मैं कोई अमीर औरत नहीं हूँ जो तेरा खर्चा उठाऊंगी। मेरा तो खुद का ठिकाना नहीं है और ना ही तू मेरी कोई नाते रिश्तेदार लगती है। इसलिए अगर तू चाहती है कि तू मेरे साथ इस छत के नीचे रहे तो तुझे उसके लिए कुछ करना होगा। यहाँ मुफ्त की रोटी किसी को तोड़ने को नहीं मिलती। अम्मा, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं ऐसी हालत में इधर उधर नहीं भटक सकती। अगर आप मुझे छोटा मोटा काम भी दे देंगी तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके बर्तन साफ करूंगी। बस मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को सर छुपाने की जगह दे दीजिए। ठीक है, रोना बंद कर सबसे पहले और जा। आज दिन भर से भीख मांगकर मैं थोड़े से चावल लेकर आई थी, वो वहाँ एक कोने में थैली के अंदर रखे हैं। मेरी झोपड़ी के बगल में जो कच्ची रसोई है वहाँ जा, वहाँ एक कच्चा चूल्हा है, उस पर जाकर अपने और मेरे लिए चावल पका ले और पहले कुछ खा ले। पेट में अन्न जाएगा तो दिमाग काम करेगा, फिर देखते हैं आगे की बात क्या करनी है। मोहिनी धीरे धीरे कदमों से झोपड़ी के पीछे बनी हुई उस कच्ची रसोई की तरफ बढ़ती है। वो रसोई क्या थी, बस मिट्टी की 3 दीवारें खड़ी थी। चूल्हे के पास पड़ी थी थोड़ी सी राख। मोहिनी की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरकर मिट्टी पर पड़ रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा। मैं अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार की बेटी थी। मेरे पास नौकर चाकर थे, रेशमी बिस्तर थे। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया और मेरी शादी मोहन से करवाई। मुझे तो लगा था मैं राज करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी सास तो सिर्फ दहेज की लालची थी। उसे मुझसे नहीं, मेरे पिताजी के पैसों से प्यार था। मोहन के शहर जाते ही उन्होंने अपना असली रंग मुझे दिखा दिया और मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। उसने फूंक मार मार कर चूल्हा जलाया। वो कच्चा चूल्हा मानो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। जैसे जैसे चावल पकने लगी, उसकी खुशबू ने मोहिनी की भूख को जगा दिया। उसने मिट्टी के 2 बर्तनों में चावल निकाले और झोपड़ी के अंदर ले गई। खाना तो अच्छा बनाती है रे तू। सुन लड़की, मेरा नाम पार्वती है, लोग मुझे पगली कहते हैं, इसलिए मैं जंगल में रहती हूँ। तू यहाँ रह सकती है, पर कल सुबह से तुझे मेरे साथ जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लानी होगी। हम उन्हें शहर ले जाकर बेचेंगे, तभी नमक तेल का इंतजाम होगा। मंजूर है? मंजूर है अम्मा, मैं मेहनत से नहीं डरती। बस मेरी मोहन एक बार वापस आ जाए, फिर मैं अपनी सास को बताऊंगी कि एक जमींदार की बेटी अगर चूल्हा फूंकना जानती है तो अपना हक छीनना भी जानती है। उस रात मोहिनी उस टूटी फूटी झोपड़ी की जमीन पर सोई। पेट में पल रहे बच्चे ने एक हल्की सी लात मारी, मानो वो अपनी माँ को कह रहा था कि घबराओ मत माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन से मोहिनी का संघर्ष शुरू हुआ। वो भारी पेट के साथ जंगल जंगल भटकती, लकड़ियां चुनती और शाम को उसी कच्चे चूल्हे के आधा पेट खाना पकाती। गांव के लोग जब उसे लकड़ियां बेचते देखते तो ताने मारते, पर मोहिनी ने अपने कान बंद कर लिए थे। अरे देखो तो, जमींदार की लाडली आज लकड़ियां बेच रही है। कैसी हालत हो गई है बेचारी की। सुना है इसकी सास ने इसे कुलक्षणी बोलकर घर से निकाल दिया। कुलक्षणी मैं नहीं, वो है जो एक गर्भवती बहू को घर से निकाल दे। याद रखना, ये दिन बदलेंगे और जब मेरा मोहन आएगा तो तुम सबको जवाब मिल जाएगा। समय बीतता गया। मोहिनी का 8वां महीना लग चुका था। शरीर भारी हो गया था और चलना दुर्भर था। एक शाम जब वो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। वो चूल्हे के पास ही गिर पड़ी। अम्मा, ओ अम्मा, जल्दी आओ, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा बच्चा आने वाला है, अम्मा बचा लो। घबरा मत लड़की, मैं हूं ना, मैंने कई बच्चों की नाल काटी है, बस तू हिम्मत रख। उस रात कच्ची रसोई में मिट्टी के चूल्हे के पास एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। मोहिनी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे की किलकारी ने उस उदास जंगल में रौनक भर दी। लेकिन मुश्किल अभी भी कम नहीं हुई थी। घर में ना घी था ना गुड़, जो एक बच्चे को चाहिए होता है। मेरा बेटा, तू इस कच्चे चूल्हे की राख के बीच पैदा हुआ है, पर याद रखना, तू एक शेर का बेटा है। तुझे तेरा हक मैं दिला कर रहूंगी। 2 हफ्ते बाद गांव में हलचल हुई। मोहन शहर से वापस आ गया था। उसे घर में मोहिनी नहीं मिली। जब उसने अपनी माँ से पूछा तो सास ने झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। अरे बेटा, वो तो तेरे जाते ही किसी और के साथ भाग गई। मैंने बहुत रोका पर वो नहीं मानी। बड़े बाप की बेटी थी ना, उसे हमारे छोटा सा घर पसंद नहीं आया। झूठ, मेरी मोहिनी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है माँ, तुम्हारी नियति शुरू से ही उसके गहनों पर थी। अगर वो भागती तो अपने गहने लेकर जाती, मगर उसका संदूक तो यहीं पर है। मोहन पागल की तरह उसे ढूंढने लगा। तभी उसे गांव के चौराहे पर किसी चरवाहे ने बताया कि मोहिनी जंगल वाली झोपड़ी में है। मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा मोहिनी उस कच्चे चूल्हे पर कुछ पका रही थी और पास ही छोटा सा बच्चा कपड़ों में लिपटा सो रहा था। मोहिनी, ये क्या हाल बना लिया है तुमने, और ये
ये हमारा बच्चा है। मोहन जी, आप आ गए। देखिए, आपकी माँ ने मुझे इस कच्ची रसोई में रहने पर मजबूर कर दिया। अगर ये अम्मा ना होती तो आज आपका ये बेटा जिंदा नहीं होता। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तुरंत मोहिनी को लेकर अपने घर पहुंचा। माँ, आज से तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। तुमने एक माँ होकर एक दूसरी माँ और बच्चे के साथ जो किया, उसके लिए खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये घर मोहिनी का है और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इसकी इज्जत करनी होगी, वरना तुम अपना रास्ता देख सकती हो। सास के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गई कि उसकी दाल अब नहीं गलेगी। मोहिनी फिर से अपने घर की मालकिन बन गई थी। उसने उस बूढ़ी औरत पार्वती को भी अपने साथ घर पर रख लिया। अम्मा, आपने उस दिन मुझे उस कच्चे चूल्हे पर खाना बनाने को कहा था ना? अच्छा किया जो आपने ये कहा। अगर आप ये ना कहती तो शायद मैं इतनी मजबूत ना होती। उस चूल्हे की आग ने मुझे तपाकर कुंदन बना दिया। मोहिनी ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा कच्चा चूल्हा आज भी बनवा रखा है, ताकि वो कभी भी अपनी गरीबी और संघर्ष के दिनों को ना भूल पाए और उससे प्रेरणा लेकर जीना सीखे।